Hello everyone, it's Kimi from Kimi Nursing Hub. As I promised, I'm excited to discuss some mental health topics with international educated nurses during Nurses Week. So let's explore one topic today. इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? एक डेडली कॉम्प्लिकेशन है डीवीटी का। 90% जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो डीवीटी के कारण होता है। डीवीटी क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक काफ की जो वेन है उसमें क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो एक क्लोट जो है वो वेन में है, डीप वेन में एक क्लोट है जो कि डी अटैच होके ट्रेवल टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कोज करे, उसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जरूरी नहीं है कि ब्लड क्लॉट की वजह से ही हो रहा है। फैट भी हो सकती है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, एयर भी हो सकती है। फैट कहाँ से आएगी? अगर किसी का फीमर फ्रैक्चर है वहां से हो सकता है। एयर कहाँ से आएगी? आईवी थेरेपी पेशेंट को जा रही है या फिर पेशेंट को आर्टीरियल लाइन जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, आईवी थेरेपी की बात करें तो आजकल क्या है, एडवांस्ड पंप्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, जिसमें क्या है कि अलार्म सिस्टम्स ऑलरेडी होते हैं, और अगर जो ट्यूबिंग्स है उसमें एयर होगी तो वो क्या है, इन्फ्यूजन को इन्फ्यूज ही नहीं करेंगे पेशेंट के अंदर। वो क्या, अलार्म्स जो है वो बजने शुरू हो जाते हैं कि एयर ट्यूबिंग्स में एयर है, उसको पहले रिमूव करो, फिर ही जो इन्फ्यूजन है वो कंटिन्यू होगा। ये एक प्रिवेंशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की और एयर एम्बोलिज्म होने की। हम बात फिर से करते हैं डीवीटी की। अगर डीवीटी की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसको हम बोल देते हैं वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। बेसिकली होता क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में? पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आती है तो क्या होगा, सबसे पहले ब्लड फ्लो रुकेगा। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो रुक रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेशेंट में सबसे पहला साइन हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोक्सिया के साइंस जो है वो पेशेंट्स में देखने को क्या है, मिल सकते हैं। अगर हम बात करें हाइपोक्सिया के साइंस की, तो हाइपोक्सिया कैसे होगा? जैसे कि बात करते हैं एल्वोलाई की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा एल्वोलाई को, तो क्या होगा, एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो बंद होने से क्या होगा, पेशेंट को डिज्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है। वी विल टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स लेटर ऑन, बट फर्स्टली लेट्स गो टू द रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, किन किन केसेस में क्या है, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशेंट क्या है, ओबीज है, ठीक है, पेशेंट इमोबाइल है, ठीक है, पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ब्लड क्लॉट्स क्या है, ब्लड में बन रहे हैं, और उसके कारण क्या है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट की कोई बॉडी में ट्रॉमा है, कोई सर्जरी हुई है पेशेंट को, स्पेशली सी सेक्शन की बात करें, आफ्टर दैट क्लोटिंग फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और क्लोट्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो भी एक क्या है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाइपरकोगुलेटिव स्टेट होती है, उससे क्या होता है कि पेशेंट के अंदर क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्लोट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन थेरेपी की। में जो पेशेंट्स को जाती है उसमें क्या करते हैं कि ब्लड क्लॉट्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, एज द सेम रीजन जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है पेशेंट को हो सकता है। दिस इज आल्सो द रिस्क फैक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एक्चुअली। लेट्स टॉक अबाउट द स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग में क्या होता है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ एंडोथेलियल लेयर है ये वाली। ठीक है, अगर स्मोक करेगा पेशेंट तो उसकी जो एंडोथेलियल है वो डैमेज होगी। ठीक है, एंडोथेलियल डैमेज हो गई, नेक्रोस्ट होगी तो ब्लीडिंग होगी, ब्लड क्लॉट जो है वहां पे बनेगा, डी अटैच होके पल्मोनरी आर्टरी में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, तो वो भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। ठीक है, दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एज ए नर्स अगर हम बात करें, अगर पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है वो रुक गया है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से एल्वुलाई के जो है वो नहीं ब्लड मिल पा रहा, तो जो नर्सिंग डायग्नोस है वो क्या होगा, वो होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू द इम्पेयर्ड वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। ठीक है,
सो एज ए नर्स जो है वो आप क्या असेसमेंट पेशेंट में कर सकते हो। सबसे पहले हम बात ही हाइपोक्सिया की करेंगे, ठीक है। हाइपोक्सिया होगा, बॉडी को ऑक्सीजन, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सबसे पहले इफेक्ट जो है वो हमें ब्रेन में ही देखने को मिलेगा। न्यूरो चेंजेस में क्या आएगा, पेशेंट जो है वो रेस्टलेस होगा, ठीक है। पेशेंट एजिटेटेड होगा, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी जो मेजर केसेस होते हैं उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी पेशेंट का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पेशेंट के मेंटल स्टेटस चेंजेस आएगा। दीज ऑल आर द साइंस ऑफ द हाइपोक्सिया, ठीक है। इट रियली वेरीज अपॉन द केस टू केस। So let's talk about the like mental status change. For example, कि आपने ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी में नाइट नर्स से क्या देखा, उसने क्या आपको बताया कि पेशेंट है आपके पास डीवीटी का, ठीक है। पेशेंट इज अलर्ट अराउंड टाइम्स 4 टू हर, नॉट टू यू बट टू हर, ठीक है। उसके पास जो पेशेंट था, पेशेंट क्या था, अलर्ट ओरिएंटेड टाइम्स 4 था, नो कंफ्यूजन, ठीक है, नो रेस्टलेसनेस, ठीक है, नो एनी मेंटल स्टेटस चेंजेस, ठीक है। न्यूरो असेसमेंट इज ओके विद दैट नर्स। बट क्या हुआ कि जब आपने अपनी शिफ्ट स्टार्ट की तो पेशेंट को क्या है, आपने देखा कि जो पेशेंट का न्यूरो स्टेटस है वो चेंज हो गया। पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट एजिटेटेड है, पेशेंट का पेशेंट इज अलर्ट बट डिसोरिएंटेड। समटाइम्स पेशेंट इज रिस्पॉन्स टू वॉइस ओनली, समटाइम्स पेशेंट इज रिस्पॉन्स टू touch only. So these all are the mental status changes that we can seen in the patients with the pulmonary embolism. So उन cases में आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी एक रेस्पिरेटरी जो असेसमेंट है वो करोगे। पेशेंट का क्या है, सैचुरेशन चेक करोगे पल्स ऑक्सीमीट्री से, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीट्री से जब आपको सैचुरेशन की रीडिंग मिल गई, अगर सैचुरेशन कम है तो पेशेंट को क्या है, सेमी फॉलर पोजीशन में डालोगे। सेमी फॉलर पोजीशन में डालने के बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को क्या है, नेजल प्रोंग ऑक्सीजन जो है वो लगा सकते हो। उसके बाद एज सून एज आपको उस टाइम पे प्राइमरी केयर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। और अगर मेजर केसेस हों, ठीक है, जिसमें क्या है पेशेंट सीपीआर हो, ठीक है, इवन डीएनआर में भी क्या हम करते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम को हम क्या है इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है। सो इन केसेस में क्या है, हम स्पेशली डीवीटी के केसेस में क्या होता है कि हॉस्पिटल में हम सीटीए जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म टेस्ट होता है वो करते हैं टू रूल आउट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एज ए नर्स असेसमेंट, जैसे कि हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। सो क्या होगा, ठीक है, अगर पेशेंट जो है उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसके कारण डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होगी, जिसको हम डिस्निया बोलते हैं। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कम है तो पेशेंट अपनी तरफ से क्या है, कंपनसेट क्या है करना शुरू कर देगा। क्या करेगा पेशेंट, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हाई हो जाएगा, पेशेंट सांस जो है वो ज़्यादा लेना शुरू कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम है। सो अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, पेशेंट एंशियस होगा, हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा। सो क्या पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट्स में टेकिपनिया एंड टैकी कार्डिया, ठीक है। सो डिज्निया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो सीवियर केसेस में क्या है, आपको क्रैकल्स भी लंग साउंड सब अगर आप हेयर करोगे तो आपको क्रैकल्स देखने को मिल सकते हैं, व्हीजेस मिल सकते हैं। सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो एक मेजर साइन एंड सिम्टम जो है वो हम देख सकते हैं, चेस्ट पेन। पेशेंट क्या है, कंप्लेंट करेगा चेस्ट पेन की, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ठीक है। चेस्ट पेन क्यों होगी कि अगर ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, इरिटेबल हो गए टिश्यूज, ठीक है, लंग टिश्यूज, उसमें क्या है, नेक्रोसिस होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, पेशेंट को हीमोपेटेसिस होगा, और पेशेंट को क्या है, चेस्ट पेन जो है वो होगा क्योंकि जो उसके टिश्यूज हैं वो इरिटेबल हुए हैं, लंग्स टिश्यूज, ठीक है। सो उन केसेस में क्या है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में क्या है, ये सारे आपको साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड मेजर जो साइन एंड सिम्टम आपको देखना है, मेजर जो आपको एनक्लेक्स टेस्ट कर सकता है वो है हाइपोक्सिया, ठीक है। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे एनक्लेक्स जो है वो आपको क्वेश्चन करेगा इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म को लेके। पर उसके पहले हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। सो एच डी डाइमर टेस्ट है, उसकी वैल्यू जो है वो हाई होगी। सो दैट मीन्स कि ब्लड के अंदर जो है क्लोट है और पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। सो नॉर्मल रेंज जो है वो 68 से 94 होगी। सो उससे अगर ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि पेशेंट को क्या है, ब्लड क्लोट है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो पेशेंट को
को हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या है हम सीटी स्कैन करके ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म को क्या है रूल आउट करते हैं। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या है कि पेशेंट्स को एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो है दी जाती है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में क्या देते हैं, हेपरिन आईवी देते हैं, ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन जो है हॉस्पिटल्स में एज सून एज स्टार्ट करते हैं अगर किसी भी पेशेंट को क्या है डीवीटी की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म आए तो। वारफिन थेरेपी जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, दैट्स अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। बट जो वारफिन थेरेपी है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेग्नेंट क्लाइंट को हम कभी भी ये वारफिन थेरेपी जो है वो नहीं देते हैं। सो हेपरिन एंड जो वारफिन है वो एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। बट आज जो है हम सिंपल इसके बारे में बात करते हैं कि दीज आर द फार्माकोलॉजिकल लाइक ट्रीटमेंट्स दैट वी आर गिविंग टू द पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट्स। सो अगर हम बात करें लाइक पेन की, चेस्ट पेन की, या फिर जो टैकिपनिया टैकीकार्डिया पेशेंट को हो रहा है उसके हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करने के लिए पेशेंट को क्या है मॉर्फिन सल्फेट जो है वो ड्रग दी जाती है। और अगर हम एंटीकोगुलेंट की बात करें तो एंटीकोगुलेंट ने क्या है जो क्लोट का जो साइज है उसको बड़ा नहीं होने देना, और उसने क्या करना है कि न्यू क्लोट्स जो है वो नहीं बनने देने बॉडी में। लेकिन अगर हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की बात करें, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में कॉमन ड्रग एज ए थ्रोम्बोलिटिक यूज की जाती है एल्टीप्लेस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सो उन केसेस में क्या है वो एक क्लोट ब्रस्टर्स हम इसको बोलते हैं, जिसने क्या है क्लोट को ब्रेक डाउन जो है वो करना होता है। आगे हम बात करते हैं सर्जरीज की। इट रियली डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, ठीक है। फिजिशियन जो है वो, ठीक है, पूरी जो इंटर प्रोफेशनल टीम है वो जो केयर प्लान है वो पेशेंट का प्लान करती है एज पर द लाइक केस टू केस। सो क्या है सर्जरीज ऑप्शन क्या हो सकती हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। जो क्लोट है उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली, जिसको हम एम्बोलेक्टमी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब जिन केसेस में क्या है कि लॉन्ग टर्म थेरेपी जो एंटीकोगुलेंट है वो नहीं दे सकते हम, जिन केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, स्पेशली जब जो एक्टिव जीआई ब्लीड होता है या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है या फिर पेशेंट में हेमोफीलिया होता है, उन केसेस में क्या है वीना कावा फिल्टर जो है वो लगाया जाता है ताकि न्यू क्लोट्स को क्या है फिल्टर किया जा सके और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है वो ना हो सके। सो दीज ऑल आर द सर्जिकल इंटरवेंशंस। सो एक बार हम फिर से नर्सिंग असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल गोना बी आस्क्ड इन द एनक्लेक्स। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अगर आपको कोई भी एनक्लेक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आपको साइन एंड सिम्टम्स वो बताएंगे कि पेशेंट को डीवीटी था, पेशेंट इज रेस्टलेस नाउ, पेशेंट इज एजिटेटेड नाउ, पेशेंट का मेंटल स्टेटस ये हो गया, अलर्ट सॉरी डिसोरिएंटेड हो गया, पेशेंट इज लाइक एलओसी इज डिक्रीज, ठीक है। ऐसे जो साइन एंड सिम्टम्स है आपको पेशेंट्स के दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा लाइक पॉसिबली क्या कंडीशन हो सकती हो। सो दैट्स इज द ऑल अबाउट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो एज ए नर्स आप क्या असेसमेंट करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है आप पल्स ऑक्सीमेट्री लेके पेशेंट का क्या है सैचुरेशन चेक करोगे, ठीक है। आप रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है पेशेंट का वो देखोगे, ठीक है। आप अपनी असेसमेंट कंप्लीट करके पेशेंट को क्या है सेमी फोलर पोजीशन में डालोगे, ठीक है। उससे क्या होगा जो पेशेंट को डिज्निया हो रहा है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उससे थोड़ा एज होगा पेशेंट को, ठीक है। सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो थोड़ा पेशेंट का ठीक होगा। नेजल प्रोंग से क्या है आप ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, जिससे क्या है जो पेशेंट को डिस्निया हो रहा है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और पेशेंट को क्या एज सून एज क्या है हमने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। अगर स्वेयर केसेस हों, ठीक है, उसमें हम रैपिड रिस्पांस टीम को भी एक्टिव करते हैं और प्लान ऑफ केयर के हिसाब से हम इंटरवेंशंस जो है पेशेंट की स्टार्ट करते हैं। बट स्पेशली हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है फिजिशियन जो है हेपरिन आईवी थेरेपी जो है वो स्टार्ट करता है। So this is a high risk medication that gonna be given by like 2 RNs in the hospital. So it's all about the like pulmonary embolism. Thank you so much.